हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। उसके जो हिडन चार्ज है उसके बारे में पूरी डिटेल करेंगे। कौन से हिडन चार्ज लगते हैं, कैसे लगते हैं, कंडीशन क्या होगी, और अबाउट हिडन चार्ज ऑफ एसबीआई कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसबीआई कार्ड में जो सबसे पहले रहता है, जो इंटरेस्ट फ्री कार्ड है, वो आपको 20 to 50 डेज के लिए आपको फ्री अमाउंट प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद आपके हिडन चार्ज लगते हैं या फाइनेंस चार्ज लगते हैं। चलिए करते हैं कौन कौन से फाइनेंस चार्ज है, कैसे किस टाइम पर आपको पेनल्टी लगती है। तो प्लीज़ लास्ट एंड तक देखिएगा, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अगर लास्ट डेट के बाद अगर अमाउंट नहीं है या ड्यू अमाउंट है या एडिशनल हो जाती है तो उसके बाद आपको फाइनेंस चार्ज लगता है 3.50% पर मंथ। ठीक है, ये हुआ अनसिक्योर्ड का। और सिक्योर्ड में है 2.75% पर मंथ आपको फाइनेंस चार्ज लगता है। ठीक है, फिर मिनिमम फाइनेंस चार्ज है 25 रुपीज़, यानी मिनिमम तो 25 रुपीज़ तो लगना ही लगना है। ठीक है, फिर आता है ओवर ड्यू फाइनेंस चार्ज। ओवर ड्यू हो जाए तो उस पर फाइनेंस चार्ज कितना लगता है, उस पर 3.65% आपको फाइनेंस चार्ज लगता है पर मंथ। ठीक है, तो एनुअल का आप देख लो कितना हो गया, 50% के नियर अबाउट हो गया। ठीक है, फिर चलती है मिनिमम अमाउंट ड्यू। जो मिनिमम है अमाउंट ड्यू, उस पर कितना पेनल्टी लगती है, उसमें आपको 5% लगता है ऑफ आउटस्टैंडिंग, यानी जितनी आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग है उस पे 5% आपको पेनल्टी लगती है। ठीक है, मिनिमम पर। फिर बात करते हैं अपने कैश एडवांस। वैसे तो कार्ड से आप कैश नहीं निकलवा सकते, कैश एडवांस अगर करते हो तो जितना कैश आपको, जितनी कार्ड की लिमिट है उसका 80% आपको अप टू 80% तक कार्ड की लिमिट मिलती है। ठीक है, इस पे फाइनेंस चार्ज क्या लगता है, 3.50% पर मंथ। ओवर ड्यू फाइनेंस चार्ज पे है 3.65%। एसबीआई कार्ड से आप कैश निकलवाते हो एटीएम से तो उस पे आपको 2.5% आपको देना पड़ेगा ट्रांजेक्शन अमाउंट पर। ठीक है, या आपको मिनिमम 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, जो कम होगा वो आपको एप्लीकेबल है, वो देना पड़ेगा, या तो 500 रुपये। ठीक है, या ट्रांजेक्शन पर 2.5% आपको चार्ज ट्रांजेक्शन है वो पे करना पड़ेगा। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कोई भी आपको एटीएम पे कैश निकालते हो तो 2.5% ट्रांजेक्शन रहता है, या मिनिमम 500 रुपीज़। ठीक है, फिर आता है कैश पेमेंट फी। अगर कैश पेमेंट फी करते हैं तो अगर कैश से तो आपको 250 यानी 250 रुपये आपको ऊपर चार्ज देना पड़ता है अगर कैश से अगर पेमेंट करते हैं तो। पेमेंट डिश ऑनर, अगर आपकी पेमेंट डिश ऑनर हो जाती है यानी आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है प्रॉपर और लास्ट डेट चली जाती है तो उस पर आपको 2% ऑफ पेमेंट अमाउंट पर लगता है। ठीक है, या मिनिमम 500 रुपये। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें है। अगर 2 मंथ से पुरानी स्टेटमेंट अगर आपको निकालनी है तो उस पर आपको 100 रुपये पर स्टेटमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपीज़ पर स्टेटमेंट पर आपको देना पड़ेगा अगर 2 महीने की पुरानी अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो। फिर अगर चेक से पेमेंट करते हैं, कार्ड की अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो आपको 100 रुपये ट्रांजेक्शन पर, यानी जो भी चेक पे है उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा मिनिमम। तो इससे बढ़िया यही है कि लास्ट डेट से पहले पहले, लास्ट डेट के 3 दिन पहले आपके अकाउंट में बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका ऑटो डेबिट अच्छे से हो जाए। अगर जिस डे की लास्ट है उससे 1-2 दिन पहले रखते हैं तो तब भी फाइनेंस चार्ज लगता है, क्योंकि एंट्री लास्ट तक हिट नहीं होती है तो सिस्टम में आती नहीं है। तो लास्ट डेट से 3 दिन पहले प्रॉपर आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए ताकि अच्छे से ऑटो डेबिट हो जाए। ठीक है, अगर लेट पेमेंट फीस करते हो
500 तक है कोई ड्यू अमाउंट तो कुछ भी चार्ज नहीं लगता। ठीक है, अगर 500 से लेके 1000 तक होता है तो उस पर आपको लेट पेमेंट लगती है 400 रुपये, यानी 400 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, अगर 1000 से लेके 10,000 तक आपकी ड्यू अमाउंट है तो उस पर 750 यानी 750 750 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर लेट पेमेंट आपकी 10,000 से लेके 25,000 तक होती है तो आपको 950 रुपये यानी 950 आपको रुपीज़ आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम आपका 1300 रुपये तक होता है, तो ये कैटेगरी रहती है इसमें। ठीक है, और एडिशनल लेट पेमेंट चार्ज वो आपका 100 रुपये ऊपर लगेगा। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं ओवर लिमिट। ओवर लिमिट किसे कहते हैं कि जितनी आपकी कार्ड की लिमिट है उससे ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया तो उस पर कितना चार्ज लगेगा। ओवर लिमिट पे आपको 2.5% आपको देना पड़ेगा, या मिनिमम 600 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर जितनी लिमिट है उतना भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी ओवर लिमिट में काउंट होता है, ध्यान दीजिएगा। जितनी लिमिट है उसमें आपको कुछ अमाउंट छोड़ के वो यूज़ कीजिएगा, या आप एप्लीकेशन में जाके अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं, वो सेव है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, या तो ओवर लिमिट मत कीजिए या पूरी लिमिट भी मत कीजिए। पूरी लिमिट से जस्ट थोड़ा सा आपको अमाउंट छोड़ देना है ताकि ओवर लिमिट का चार्ज ना लगे। ठीक है, फिर आता है आपका कार्ड रिप्लेसमेंट करते हो तो, जैसे कि कार्ड कोई भी अपग्रेड करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, रिप्लेसमेंट करवाते हो तो उस पर भी चार्ज लगता है, ध्यान दीजिएगा। उस पर आपको 100 से लेके 250 रुपये तक आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब भी ध्यान देना, चार्ज लगेगा। ये हिडन चार्ज आपको जो बता रहे हैं बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ता है। तो वो चार्ज कितना है, अगर नॉर्मल कार्ड है और फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 3.5% आपको ऊपर चार्ज देना पड़ता है जितनी भी अमाउंट है। ठीक है, अगर एलीट कार्ड है तो उसमें आपको 1.99% आपको चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये हिडन चार्ज में सारे आते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में रहनी चाहिए। रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस, यानी कि रिवॉर्ड को कैश में लेना है, यानी कि आपके अकाउंट में लेना चाहते हो कैश से, तो उसमें भी आपको 99 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है, प्लस उस पर 18% GST। ठीक है, जो 115-16 के करीब आपको पेमेंट करना पड़ता है अगर रिवॉर्ड पॉइंट को कन्वर्ट करवा रहे हो आप कैश में। अगर आप EMI बना रहे हो तो उस पर आपको 199 रुपये देना पड़ेगा, या 1% जो कम होगा वो आपको देना पड़ेगा अगर EMI बना रहे हो तो। EMI का एक और अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर आप जिस टाइम कार्ड यूज़ कर रहे हो उसी टाइम अगर आप EMI में कन्वर्ट करवाते हो तो कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता, और EMI के अकॉर्डिंग आपके मंथ कटते रहते हैं। अगर EMI आप बिल जनरेट होने के बाद अगर कन्वर्ट करवा रहे हो EMI में तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, और जो मिनिमम होगा पहले वो आपको सेल्फ पे करना पड़ेगा, तभी EMI स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, फिर पेनल्टी लगती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, 2 कंडीशन है, या तो EMI उसी टाइम बनाइएगा जब आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बिल जनरेट होने के बाद EMI बना रहे हैं तो तब आपको मिनिमम पे करना ही पड़ेगा, और वो खुद को करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी फिर लगेगी। ठीक है, अगर EMI आप क्लोज करवा रहे हो यानी फोर क्लोजर करवा रहे हो EMI को, तब भी क्लोज करने पर भी हर किसी का चार्ज कटता है, और वो है 3%। जितनी अमाउंट होगी, जितना आपने पे कर दिया और जितना आपका रिमेनिंग बचा है उस पे 3% आपको पे करना पड़ेगा अगर EMI आप क्लोज करवा रहे हैं। तो कार्ड
क्रेडिट कार्ड पे जो कार्ड है उस पे भी लोन मिलता है, तो उस लोन पे भी आपको हिडन चार्ज, कहने का मतलब पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। या तो 499 आपको पे करना पड़ता है, या 2% यानी 2% आपको लोन की अमाउंट पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। मैक्सिमम 3000 तक आप पेमेंट करते हैं इसकी, ठीक है। अगर कार्ड पे लोन लेते हैं तो ये चार्ज लगते हैं, और लोन क्लोज करवाते हो, ठीक है, फोरक्लोजर करवाते हो लोन को, ठीक है, तब भी 3% काट के फिर आपका लगता है चार्ज ऊपर। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छी डिटेल से बताई है, ठीक है। और जब भी आप कार्ड एसपी कार्ड का अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या रहता है, जब आप फाइल लगाते हो तो उसमें क्या है कि 2 कॉल आती है वेरिफिकेशन के लिए कि कार्ड सर आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो दोनों कॉल वेरिफिकेशन के बाद ही कार्ड आपका फाइल जनरेट होती है। 2 कॉल में क्या पूछा जाएगा, वही जो डिटेल आपने दी है बैंक एम्प्लॉय को कि कार्ड में ये नाम है, ये पैन कार्ड का नंबर है, ठीक है, और ईमेल आईडी है, अकाउंट नंबर है, जो भी आपने दिया है वो सारी वेरिफिकेशन होती है कॉल पे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉल पे इतनी फास्ट बोलते हैं कि आपको अलर्ट रहना चाहिए हर चीज़ में, ठीक है। बहुत ही जल्दी जल्दी बोलते हैं, कार्ड की फीस क्या है, ठीक है, कभी कभी आपको कुछ और बता देते हैं। तो हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। हर चीज़ में आपको यस भी नहीं करना, नो भी नहीं करना, जो चीज़ आपको बताइए उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। 2 वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है। जब फाइल जनरेट हो जाती है उसके जस्ट बाद आपके पास 3rd कॉल आती है CPP प्लान की, यानी कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, ठीक है, यानी कि कार्ड का इंश्योरेंस करते हैं। इन फ्यूचर अगर आपके कार्ड से कोई फ्रॉड हो जाता है उसका इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। फ्रॉड कब होता है, जब कस्टमर किसी 3rd पर्सन को अपना OTP या किसी लिंक पे शेयर कर देता है तो फ्रॉड होता है, और वो कस्टमर को करना नहीं है, ठीक है। और इसीलिए CP प्लान की 3rd कॉल आती है, उसमें आपको नो कहना है, ठीक है। पहले सुन लीजिएगा कि वो कह क्या रहे हैं, उसके बाद नो कहना है, ठीक है। वो कहेंगे या तो आपका CP प्लान लगा रहे हैं, या कार्ड का इंश्योरेंस करने हैं, या कार्ड की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कल को आपका फ्रॉड हो जाता है तो, ठीक है। उसमें आपको 1899 या 2999, 2199 या 3299 ऐसे करके फीस होती है। तो उससे आपको बचना है। जब ऐसी कोई कॉल आए वेरिफिकेशन के बाद तो आपको क्लियर मना कर देना है कि सर हमें CPP प्लान प्रोटेक्शन प्लान हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी हिडन चार्ज है जो SBI कार्ड के रिलेटेड है, हर चीज़ मैंने बता दी है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतने ही सेशन रखते हैं। आई होप काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, और ये इन्फॉर्मेशन और भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।